सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसका बॉक्स 2 डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बॉक्स 1 डिस्कस कर लिया था। अगर वो वीडियो आपको देखनी है या हिस्ट्री की और भी कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो क्लास 10 हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस बॉक्स में हम गिज़ेपी गैरिबल्दी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या थे? मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। तो देखो, इटली के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का आएगा। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो हमारे देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया था, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर फेमस नाम की पूछें तो आप बताओगे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए। उसी तरीके से जब इटली की बात आती है तो सबसे नंबर 1 पे इन्हीं का नाम होता है, गिज़ेपी गैरिबल्दी। ठीक है, इनका जो परिवार था वो कोस्टल ट्रेड करता था, यानी समुद्र के किनारे व्यापार वगैरह करता था। और ये यानी गिज़ेपी गैरिबल्दी क्या थे? सेलर थे मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी मतलब जो व्यापार वाली जो नेवी होती है, जैसे जहाज़ वगैरह के जरिए सामान जा रहा है या सामान आ रहा है, तो उस काम में ये सेलर थे, यानी नाविक थे, नाव पे काम करते थे। 1833 के अंदर ये मैजनी से मिलते हैं, यानी गिज़ेपी गैरिबल्दी किससे मिलते हैं? गिज़ेपी मैजनी से। और क्योंकि गिज़ेपी मैजनी ने यंग इटली को फॉर्म किया था, आपने पढ़ा होगा, तो गिज़ेपी गैरिबल्दी इस यंग इटली वाली मूवमेंट जो कि गिज़ेपी मैजनी ने स्टार्ट की थी उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और पार्टिसिपेट किया रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पाइडमेंट इन 1834। देखो, रिपब्लिकन क्या होता है? रिपब्लिकन उसे कहते हैं जो ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करता है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के जरिए बने, यानी जिसे जनता चाहे वही रूल करे, और कुछ नियम कानून होने चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए उस देश के अंदर, तो उसे रिपब्लिकन कहते हैं। तो जो रिपब्लिकन लोग थे उनका जो अपराइजिंग था, यानी जो विद्रोह था, पाइडमेंट के इलाके में हुआ था। अब इटली 7 हिस्सों में बटा हुआ था, अलग अलग हिस्से थे, उसके अलग अलग नाम थे, अलग अलग लोग रूल कर रहे थे वहां पर। उनमें से ही एक रीजन था पाइडमेंट। तो ये इटली का मैप था जो पहले देख रहे हो कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये जो इलाका था ये पाइडमेंट कहलाता था। तो यहाँ पर इसने क्या किया? विद्रोह स्टार्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारा देश जाकर लड़ाई लड़े और जो पूरे ये हिस्से हैं अलग अलग जो बटे हैं उनको आज़ादी दिलाए। तो गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी, इनके खिलाफ ही गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो देखो, यहीं पर लिखा हुआ है जो अपराइजिंग था, जो विद्रोह था, उस गवर्नमेंट ने दबा दिया। अब क्योंकि इस विद्रोह को लीड कर रहे थे गैरिबल्दी, तो इनको छोड़कर भागना पड़ गया, वरना गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन लेती और इनके खिलाफ तो मतलब डेथ वारंट भी जारी हो गया था। इसीलिए इटली छोड़ के साउथ अमेरिका चले गए, जहां पर वो एग्जाइल में रहे। एग्जाइल का मतलब किसी को या देश से निकाल दिया गया हो, या वो खुद इस तरह से भाग गया हो कि अपने देश में उसे खतरा हो कि अगर देश हम जाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एग्जाइल। तो 1848 तक इन्हें एग्जाइल में रहना पड़ा, साउथ अमेरिका के अंदर ही रहना पड़ा। फिर 1854 के अंदर ये वापस आए और इन्होंने विक्टर इमैनुअल सेकेंड इनको सपोर्ट किया, क्योंकि 1854 तक हालात ठीक हो गए थे। जो गवर्नमेंट थी वो तैयार थी कि हाँ, जो इलाके हैं वो हम वापस लेंगे और इटली को हम जोड़ के एक देश बनाएंगे। विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो उस समय किंग थे, सार्डिनिया, पाइडमेंट, ये 2 इलाके थे, वहां पर ये रूल कर रहे थे। इन हिज एफर्ट टू यूनिफाई इटालियन स्टेट, क्योंकि विक्टर इमैनुअल चाह रहे थे कि इटली जो है वो एक देश बन जाए, तो इसीलिए उन्होंने हेल्प करने के लिए ये भी आ गए। 1860 के अंदर गैरिबल्दी ने बहुत ही फेमस एक इवेंट था, एक मूवमेंट कह सकते हो, एक्सपेंडिशन ऑफ द 1000, इसे लीड किया, जो कि साउथ इटली की तरफ जा रहा था। यानी इटली का इलाका इस तरह से पूरा था ना, तो जो साउथ हिस्से के अंदर ये पूरी मूवमेंट चलने वाली थी, जैसे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज वगैरह भी दिखाते हैं मैप में, तो वहां पर ये मूवमेंट चली थी। अब देखो, ऐसा तो नहीं थी कि रातों रात आज़ादी मिल गई हो, बहुत सारे इवेंट हुए, थोड़े थोड़े करके इलाके हासिल होते गए। जैसे मैं मैप में दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हो अलग अलग इलाके जो कैसे कब्जे में आए। 1858 के अंदर ये सार्डिनिया वाला और 1858 के अंदर ही पाइडमेंट वाला इलाका हासिल किया गया। फिर 1858 से 60 तक ये जो पूरे इलाके थे, 1866 में ये वाला इलाका, 1860 के अंदर देख रहे हो ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज था, इस इलाके को, और बहुत लास्ट में जाकर 1870 के अंदर ये जो पेपल स्टेट थे, ये वाला पूरा, इसको उन्होंने हासिल किया। तो बहुत सारी मूवमेंट चली थी, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ 1820, 1830 का रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से कई नाम दिए। तो उन्हीं में से एक नाम था ये जो यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेंडिशन ऑफ द 1000। तो ये किस तरफ गया था? साउथ इटली की तरफ गया था। फ्रेश वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स मतलब जिसे हिंदी में हम स्वयं सेवक कहते हैं, यानी अपने से जो सेवा देने को तैयार हो, कोई जॉब वगैरह नहीं कि हाँ आपको सैलरी मिलेगी, वो खुद से अपने लिए तैयार हो। स्पेशली ये लड़ाई वगैरह के अंदर टर्म यूज़ करते हैं, यानी जो प्रॉपर आर्मी का बंदा ना हो,
लेकिन वो देश के लिए लड़ने को तैयार हो जाए कि हाँ हम चलो लड़ाई लड़ेंगे, हमें कुछ पैसा वगैरह नहीं चाहिए, बस अपने देश के लिए हमको लड़ना है, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, बस नॉर्मल से ही लोग हैं। तो इस एक्सपेंडिशन ऑफ 1000 को वॉलंटियर्स ज्वाइन करने लगे। थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपिंग, यानी जो पूरी कैंपिंग चल रही थी, पूरी मूवमेंट चल रही थी, उसी में लोग जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते वो 30,000 लोग पहुंच गए। इन्हीं जो वॉलंटियर्स थे जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए द एक्सपेंडिशन ऑफ 1000 में, इनको रेड शर्ट्स कहा जाता था। 1867 के अंदर यही जो आर्मी पूरी तैयार हो गई थी वॉलंटियर्स की, लगभग 30,000 लोग थे, इसको गैरिबल्दी ने लीड किया और ये लोग कहाँ पहुंचे? रोम। रोम क्या था? जो आपका पेपल स्टेट था उसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं। यह आप देख सकते हो, ये जो इलाका था इसे हम पेपल स्टेट कहते थे और यहीं पर ऑलमोस्ट आपका रोम था, जो कि उस समय पेपल स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी। तो जो वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए थे वो यहीं पर रोम में आ गए कि अब हम इस पेपल स्टेट को आज़ाद कराएंगे। टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि ये सबसे आखिरी में जो पेपल स्टेट था, अगर आप देखोगे बुक आपके पास हो तो आप खुद देख सकते हो, 1870 के अंदर जाकर वो आज़ाद हुआ है, यानी सबसे लास्ट में वो इलाका इटली के कब्जे में आया है। तो ये एक आखिरी रुकावट थी, उसे दूर करने के लिए सब लोग रोम पहुंचे। अब जो पेपल स्टेट था वहां पर क्या था? फ्रेंच गैरिसन वॉज स्टेशन, यानी फ्रांस की, देखो गैरिसन मतलब एक ऐसे आर्मी की टुकड़ी होती है, फौज के कुछ लोग होते हैं जो किसी इलाके को या किसी किले वगैरह की हिफाजत के लिए लगाए गए होते हैं कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना है इसको। तो फ्रांस के ही जो सोल्जर थे वो इस इलाके की हिफाजत कर रहे थे, इसी पेपल स्टेट की। अब जो रेड शर्ट्स थे उनका मुकाबला किससे था? जो कंबाइंड फोर्स थी, एक तो फ्रेंच आर्मी थी जो वहाँ हिफाजत के लिए लगाई गई थी, फिर पेपल स्टेट के जो वहाँ के फौजी थे वो लोग, इन दोनों से मुकाबला पड़ा। तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं हो पाया, मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। जो आपके फ्रेंच और पेपल स्टेट थे, इनकी कंबाइंड फोर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी इन रेड शर्ट के कंपैरिजन में, इसीलिए रेड शर्ट इस इलाके को कैप्चर नहीं कर पाई। तो ये आज़ाद कब होता है पेपल स्टेट, यानी इटली के अंदर उसका यूनिफिकेशन कब होता है? 1870 के अंदर जाके होता है, जब वॉर स्टार्ट होती है प्रूशिया की, यानी प्रूशिया और फ्रांस की वॉर करीब जुलाई 1870 के अंदर स्टार्ट होती है। उस टाइम फ्रांस को क्या फौजियों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसने रोम से अपने जो फौजी लगाए थे हिफाजत के लिए, यानी जो पेपल स्टेट है ना उसकी कैपिटल थी रोम, तो वहाँ पर जो फौजी लगाए थे उसको वापस बुला लिया। तो अब क्या हो गया? खाली पेपल स्टेट के ही जो फौजी थे उन्हीं से मुकाबला था इन रेड शर्ट्स का। तो उस केस में जो पेपल स्टेट था उसको आखिरकार आज़ाद करा लिया गया और इटली के साथ जोड़ दिया गया। और इस तरह से पूरा इटली के जो अलग अलग इलाके थे वो सब जुड़ जाते हैं और फिर ये जो रोम है, जो पहले पेपल स्टेट की कैपिटल हुआ करता था, वो पूरे इटली की कैपिटल बन गया और अभी भी रोम इटली की ही कैपिटल है। यहाँ नीचे देख सकते हो एक कैरिकेचर बना हुआ है। कैरिकेचर मतलब एक ऐसी ड्राइंग होती है जो थोड़ी मजाकिया अंदाज में बनाई गई होती है। इसमें दिखाया गया है कि गैरिबल्दी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये जो खड़े हैं ये किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड है और ये गिजेपी गैरिबल्दी है जो उनको जूता पहना रहे हैं। तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड क्या थे? सार्डिनिया पाइडमेंट के किंग थे और गैरिबल्दी इनको बूट यानी जूता पहना रहे हैं और उस पर लिखा है इटली। आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ ना दिखे तो बुक में देख लेना, यहाँ पर इटली लिखा हुआ है, इसको पहना रहे हैं। तो ये इंग्लिश कैरिकेचर था जो 1859 के अंदर बनाया गया था। तो ये कहानी थी इस बॉक्स की। अब देखो, इस बॉक्स को अगर मान लो एग्जाम में आता है तो सिर्फ यही आपको नहीं समझना है। देखो समझ तो गए, एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, आप एक बार वहाँ पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। लेकिन इस बॉक्स से क्वेश्चन सिर्फ यही से नहीं आएंगे, जो आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली का पूरा टॉपिक है ना वो आपको आना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सोर्स बेस्ड के अंदर। यानी कहने का मतलब यह है कि 4.2 का जो टॉपिक है इटली यूनिफाइड, ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं भी एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, वहाँ ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। ओके, तो ये था इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है, अगर हिस्ट्री की देखनी है तो क्लास 10 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।